मैक्रो इकोनॉमिक्स का 8th एडिशन, जिसे एंड्रयू बी एबल, बेन एस बर्नानके और डीन क्रोशोर ने लिखा है। इसको अमेरिका समेत पूरी दुनिया के अंदर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए पढ़ाया जाता है। इसका पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर के अंदर 3 चीज़ें डिस्कस की गई हैं। नंबर 1 इशूज़ टू एड्रेस, नंबर 2 एक्टिविटीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स, और नंबर 3 स्कूल ऑफ थॉट्स। जो इश्यूज़ हैं उसके अंदर 6 चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जिनका हासिल यही है कि अमेरिका को हमेशा हालत जंग में रहने से ही फ़ायदा होता है, क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वार और सिविल वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार आई है, तो उस वक़्त अमेरिका के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सबसे हाई प्रॉफिटेबल रहे हैं। तो इन 6 जो इश्यूज़ हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स नॉर्मली डिस्कस करती है, उसको हम 1 बाय यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उसकी तरफ जाने के बाद स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिग 1 में वर्ल्ड वार अव्वल और दोम से पहले और बाद के अमेरिका में जीडीपी और जीएनपी के करैक्टरिस्टिक्स लिए गए हैं, जिसमें रियल आउटपुट बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी रिसेशन या डिप्रेशन रहा। बढ़ती हुई आउटपुट की एक वजह अमेरिका की बढ़ती हुई आबादी यानी लेबर फोर्स है, और दूसरी वजह बढ़ती हुई एवरेज प्रोडक्ट लेबर है। 2011 में लेबर की प्रोडक्टिविटी में इस दहाई के आगाज़ से 7 गुना ज़्यादा थी। इस वजह से कम घंटे काम करके भी अमेरिका में रहने वाले लोग बुलंद मेरे ज़िंदगी का मज़ा लेते रहे। मुख्तलिफ पीरियड्स में एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की शरह 1.1, 1.7 और 2.5 रही। दरअसल मजमूई ग्रोथ की शरह या पर वर्क आउटपुट ग्रोथ की शरह ही तय करती है, क्योंकि फ़र्द या कौम गरीब है या अमीर, यहाँ ग्रोथ रेट के कुछ डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि नंबर 1 सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट्स, और नंबर 2 टेक्नोलॉजी के बदलने की शरह या कोई भी दूसरी वजूहत जिससे मौजूदा मशीनों या वर्कर की शरह पैदाइश को बढ़ाया जा सके। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फिग 1 के अंदर हमने पहले इशू यानी लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्कस किया, जिसमें हमने एवरेज प्रोडक्टिविटी और लेबर की बात की। लेकिन यहाँ फिग 2 के अंदर हम दूसरे इशू को डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि बिजनेस साइकिल्स हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस साइकिल का लफ्ज़ बोला जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका की प्रोडक्ट असला है, जिसमें उतार चढ़ाव के लिए फिग 2 दी गई है, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका की आउटपुट शरह अरूज पर थी, लेकिन 1990 के बाद कम होना शुरू हो गई। इस कमी को रिसेशन का नाम दिया जाता है। हर हुक्मरान दोबारा इलेक्ट होना चाहता है, जिसके लिए इस शरह को बढ़ाना चाहता है, जिसे रिकवरी कहते हैं। इन्हीं 2 आइडियाज़ की इंतहा का नाम डिप्रेशन और बूम है। इकोनॉमिक्स का बुनियादी मकसद इन साइकिल्स को कम करके स्टेबिलिटी हासिल करना होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का तीसरा इशू अनएम्प्लॉयमेंट है। लेबर फोर्स में बरसरे रोज़गार और बेरोज़गार दोनों तरह के लोग आते हैं। लेबर फोर्स से मुराद वो लोग हैं जो काम करने के काबिल हैं और काम करना चाहते हैं। रिसेशन की एक बड़ी वजह बेरोज़गारी है, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का तीसरा इशू है। बेरोज़गारी की शरह बेरोज़गारी को लेबर फोर्स के साथ तकसीम करके निकाली जा सकती है। फिग 3 में यही दिखाया गया है कि 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान शरह 24.9% रही, जिसका मतलब था कि हर चौथा बंदा बेरोज़गार था, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होते ही बेरोज़गारी की शरह कम हो गई। जंग के बाद फिर रिसेशन आ गया, जिससे शरह बेरोज़गारी बढ़ गई और 10.8% रही। फिर 2000 के बाद करीब तक अमेरिका में जब पूरी दुनिया इस्लाम में दहशतगर्दी के नाम पर कोल्ड वार का आगाज़ किया गया, तो रिकवरी पीरियड्स के दौरान शरह बेरोज़गारी 4% रही। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि जब अमेरिका में और आल इकॉनमी बेहतर थी, तो फिर कुछ पीरियड्स में शरह रोज़गार बुलंद सतह पर क्यों रही? जब तक जंगी हालात में असला की पैदाइश फ़रोख्त होती रहे, तो इस वक्त शरह बेरोज़गारी कम क्यों होती है? और यूँ ही पूरी दुनिया के अंदर जंगी हालात बंद हो जाएं और असला की फ़रोख्त बंद हो जाए, तो फिर अमेरिका के अंदर दोबारा शरह बेरोज़गारी इतनी बुलंद सतह पे क्यों चली जाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का चौथा इशू इन्फ्लेशन है। फिग 4 में दिखाया गया है कि वार टाइम्स में चीज़ों की कीमतें बढ़ती जाती हैं, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, और जंग के फ़ौरन बाद कीमतें गिरना शुरू हो जाती हैं, जिसे डिफ्लेशन कहा जाता है। जबकि अमेरिका में सिविल वार 1812 में बढ़ती हुई कीमतें दोबारा सिविल वार से पहले वाली कम कीमतों की 1800 वाली शरह पे आ गई। इस तरह वर्ल्ड वार सेकंड और फर्स्ट में हुआ। ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 33 के बाद डिफ्लेशन आया। The percentage increase in the average level of price over a year is called inflation rate। जब घंटों और दिनों के हिसाब से चीज़ें महंगी होती चली जाएं, तो इसे हाइपर या एक्सट्रीम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें लोग गरीब से गरीब तर होते चले जाते हैं। ऐसी सूरत में लोग रकम मिलते ही खर्च कर लेते हैं। 1990 की दहाई में रूस की कई साबका स्टेट्स में यही हुआ। मैक्रो इकोनॉमिक्स का 5वां इशू इंटरनेशनल इकॉनमी है। इंटरनेशनल ट्रेड ओपन इकॉनमी में दूसरे मुल्कों के साथ पैसे या अशिया का लेन देन किया जाता है।
जबकि क्लोज्ड इकॉनमी में सिर्फ मुल्क में मौजूद पैसे या अशिया की खरीदो फरोख्त होती हैं। ओपन इकॉनमी में बिजनेस साइकिल्स के दौरान दूसरे मुल्कों से मिलकर इकॉनमी को बेहतर और स्टेबल किया जाता है। फिग 5 में अमेरिका की अपनी इकॉनमी की फ़ीसदी हिस्सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए दिखाया गया है। 2010 में 1860 की निस्बत ये इकॉनमी ज़्यादा लिबरल है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ज़्यादा हैं। जंग के दिनों में इसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है जबकि इंपोर्ट कम है, इसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। इसी तरह जंग के अलावा पीरियड्स में इसकी इंपोर्ट ज़्यादा हैं जिसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। क्या इसकी वजह सिर्फ दुनिया में खाना जंगी है या अमेरिका की इकॉनमी के कुछ अंदरूनी वजूहात हैं या इसके साथ ट्रेड करने वाले ममालिक का कोई कारनामा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का बर्नान के मुताबिक छठा इशू जो डिस्कस किया जाता है वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। किसी मुल्क की तरक्की के अनुसार इसमें मौजूद कुदरती और इंसानी वसाइल पर कैपिटल स्टॉक यानी बिल्डिंग मशीनरी और सॉफ्टवेयर पर होता है। टेक्नोलॉजी और इसमें बसने वाले इज्तिमाई या इनफरादी सतह पर फैसले क्या होते हैं उस पर होता है इसका इन्हिसार। और सबसे बढ़कर वहाँ की हुकूमतें जो पॉलिसीज़ अपनाती हैं यानी फ़िस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। फ़िस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के अखराजात और टैक्सेस का तखमीना होता है। मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक की मनी सप्लाई का शरह का तखमीना होता है। फ़िस्कल पॉलिसी में अगर टैक्सेस ज़्यादा हों और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो तो इसे बजट सरप्लस कहते हैं, जबकि इसके उल्ट सूरत हाल को बजट डेफिसिट कहते हैं। फिग 6 यहाँ पर दिखाई गई है जो लास्ट इशू के अंदर उसके मुताबिक जंगी पीरियड्स में अमेरिका में बजट डेफिसिट रहा क्योंकि वहाँ फ़ौजियों के लिए बहुत सी बिल्डिंग्स बनाई गई। लेकिन 1980s और 1990s में पीस के दौरान होने वाले बजट डेफिसिट को ट्रेड डेफिसिट के साथ मिलाकर देखना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर इकॉनमी का हिस्सा या दूसरी इकॉनमीज़ का कुछ हिस्से मुल्की इकॉनमी के कुछ हिस्सों पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। इसे ट्विन डेफिसिट कहते हैं, जबकि ट्रेड और बजट डेफिसिट का इकट्ठे आना जैसा कि अमेरिका में 80s और 90s की दहाइयों में हुआ, इसको ट्विन डेफिसिट कहा जाता है। इसलिए वहाँ उस सूरत हाल में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज़रूरी होती है। इसके साथ एक और एग्रीगेशन का कंसेप्ट दिया गया है, यानी द प्रोसेस ऑफ समिंग इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स टू ऑब्टेन इकोनॉमिक वाइड टोटल एग्रीगेशन। तो इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। द यूज़ ऑफ एग्रीगेशन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट आउटपुट इज़ द रियल डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। बर्नानके के मुताबिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला इशू डिस्कस करने के बाद जिसमें 6 इशूज़ बयान किए गए हैं, दूसरा पार्ट आता है जिसमें एक्टिविटीज़ और ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं बर्नानके के मुताबिक उनकी फोरकास्टिंग एनालिसिस और नंबर 3 के ऊपर रिसर्च है। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जिसमें सबसे पहले फोरकास्टिंग है। इकोनॉमिक्स की फील्ड में पेशीन गोई बिल्कुल कम होने की सूरत में कुछ लोगों का ख्याल हो सकता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये शाख फजूल है, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ अगली मीटिंग में तेल की कीमत का क्या फ़ैसला करेगी, ज़रूरी शोबे की किल्लत, खाने पीने की अशिया की मकदार और कीमतों पर कैसे असरअंदाज होगी। इन सवालों के जवाब इसलिए मुश्किल नहीं कि बाहरी माशियत नालायक हैं, बल्कि तमाम तर कुदरती और ज़मीनी फैक्टर्स को स्टडी करके पेशीन गोई करना वाकई एक मुश्किल काम है। तमाम दूसरे शोबाए ज़िंदगी में एग्जैक्ट पेशीन गोई तो नहीं की जाती, एक अंदाज़ा ही होता है। जैसे कि डॉक्टर किसी मरीज़ को हार्ट अटैक होने के चांसेस ही बता सकता है, जब महकमा मौसियात वाले धूप निकलने की पेशीन गोई करते हैं। इस तरह माहिरीन माशियात इकनॉमिक्स के मुस्तक़बिल के रुझानात का सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। चुनांचे मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर फोरकास्टिंग से आगे बढ़ते हुए वे फारवर्ड तलाश करते हुए हमें एनालिसिस की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ एनालिसिस के अंदर माहिरीन माशियात हालिया होने वाले वाक़यात का तनकीदी जायज़ा लेने के लिए होने वाले वाक़े का बतौर मुताला और मुशाहदा करते हैं। कुछ प्राइवेट फर्म्स अपने तजिया नगार रखते हैं। प्राइवेट फर्म्स कुछ फ़ीस के बदले अपने कस्टमर को मशवरा देती हैं, जैसा कि बैंकों ने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रखे हुए हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी तजिया नगार रखे होते हैं जो कि पॉलिसी बनाने में मददगार साबित होते हैं और उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। जबकि अमेरिका की स्टेट बैंक में सैकड़ों PhDs हैं जो कि अपने ऑफिस से निकल कर कारोबारी दुनिया और शोबा तालीम की पॉलिसी मेकर्स और तजिया नगारों से मिलकर गवर्नमेंट के लिए आइंदा पॉलिसी बनाने के लिए मौजूदा वाक़यात का तजिया पेश करते हैं। ज़्यादातर साइंसदान माशी पॉलिसी बना रहे होते हैं जो कि बाद में फ़ेल होकर माशी साइंसदानों की नाकामी समझी जाती है। अगर मैक्रो माशी पॉलिसियाँ शानदार नहीं होती, यही वजह है कि फोरकास्टिंग यानी पेशीन गोई भी सही तरीके से नहीं हो पाती। सियासतदान और मईशतदान दोनों मिलकर इसके ज़िम्मेदार हैं। चुनांचे अक्सर ये कहा जाता है
के सियासतदान और मईशतदानों को अलग-अलग एनालिसिस पेश करना चाहिए और फिर कोई ऐसे सेंटर्स होने चाहिए कि यहाँ पर जो सियासतदानों के ऑब्जेक्टिव्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी के अंदर और जो मईशतदानों की उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के तरीक़ाकार हैं उनको एक जगह पर रखकर एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जो सियासतदान री इलेक्शन के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को इस्तेमाल करते हैं वो मईशतदानों की पॉलिसीज़ के तहत इस तरह से इस्तेमाल करें कि उससे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मतलूबा टारगेट्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सकें। चुनांचे एनालिसिस का काम तो किया जाता है और एनालिसिस के सही नताइज ना निकलने की वजह से जो फोरकास्टिंग होती है वो उस लेवल की नहीं होती। इसलिए हमें दोबारा से फंडामेंटल्स ऑफ एनालिसिस की तरफ जाना पड़ेगा कि व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस जो है उसकी तरफ हमें दोबारा से उनको देखना पड़ेगा, उनको रीविजिट करते हुए मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस की तरफ आना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी का तीसरा ऑब्जेक्टिव रिसर्च है। ये एक शानदार शोबा है जिसमें रियाजी की ज़ुबान से लेकर नफसियाती तजिया के रोज़ाना की बुनियाद पर माशी रुझानात का जायज़ा लिया जाता है। अगरचे ये एक अमूमी तहरीर होती है कि इकॉनमी कैसी चलेगी, इसमें मखसूस प्रॉब्लम पॉलिसीज़ और सिचुएशंस होती हैं। रिसर्च की फ़ील्ड कुछ इस तरीके से ज़रूरी है कि सोचें अगर आप IMF में एक एडवाइज़र हैं और आपको कहा जाता है कि अफ्रीका के गरीब मुल्क में इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना है तो आप ये कैसे करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि इन्फ्लेशन की वजूहात क्या हैं और इसे दूर करने के लिए इस मुल्क के मुताबिक कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। जो पहले यहाँ इन जैसे मुल्कों में पॉलिसीज़ लगाई गई थी इनका रिज़ल्ट क्या निकला था? अगर आप ये सब कुछ नए सिरे से करेंगे तो कई साल लग जाएंगे। इसलिए पहले से की गई रिसर्च दरअसल इंजन का काम करती है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में शोबा ज़िंदगी को खींचकर आगे की तरफ ले जाती है। हाउ रिसर्च इज़ कैरीड आउट। नंबर 1, इकोनॉमिक थ्योरी इज़ अ सेट ऑफ आइडियाज़ about the economy that has been organized in a social framework. Number 2, economic model is a description of some aspects of the economy usually expressed in mathematical form. Number 3, application of theory or model on the policy basis. उनकी तीन स्टेप्स लिए जाते हैं एप्लीकेशन के लिए। नंबर 1, आर इट्स अजम्पशंस रीजनेबल एंड रियलिस्टिक। नंबर 2 पे देखा जाता है जी क्वेश्चन इज़ इट अंडरस्टैंडेबल। और नंबर 3 पे देखा जाता है कैन इट बी टेस्टेड बाय एम्पिरिकल एनालिसिस बाय आवर सराउंडिंग डेटा, वर्ल्ड वाइड डेटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चौथा और आखिरी मकसद डेटा डेवलपमेंट होता है। डेटा इकट्ठा करना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक अहम मकसद है। गवर्नमेंट भी डेटा इकट्ठा करती है और पब्लिश करती है, लेकिन ज़्यादा डेटा इकट्ठा करने का काम प्राइवेट सतह पर किया जाता है। डेटा को प्रोसेस करना और इससे नताइज हासिल करना रिसर्चर्स का काम है जिस पर पॉलिसी बनाई जाती है और फोरकास्टिंग की जाती है। चुनांचे बुनियादी काम डेटा डेवलपमेंट ही है क्योंकि ये जो बुनियादी मकसद है मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेटा डेवलपमेंट, इसी मकसद के तहत फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाकी तमाम मकासद को जो ऊपर 3 बयान किए गए हैं यानी रिसर्च और एनालिसिस और फोरकास्टिंग, इसी डेटा डेवलपमेंट के बुनियादी काम और मकसद के तहत इसी बुनियादी एक्टिविटी के तहत ही बाकी तीनों ऑब्जेक्टिव्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी हासिल किए जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स काकीन्स के मुताबिक पहला हिस्सा चूँकि इशूज़ था और दूसरा ऑब्जेक्टिव्स है और तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है। स्कूल ऑफ थॉट से मुराद क्लासिकल और न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और इसमें यूनिफॉर्म और मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट का भी जिक्र आता है लास्ट में। तो जो पहला है वो जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है उसमें उन्होंने कहा था कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। 1776 में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी, उसमें उसने कहा कि इनविजिबल हैंड होना चाहिए। इसको ओपन इकॉनमी फ्री इनविजिबल हैंड का नाम दिया गया है और मार्केट फोर्सेज यानी प्राइस और डिमांड एडजस्टमेंट का नाम भी दिया गया है। फैक्टर्स इन फाइनेंशियल लेबर गुड्स और सर्विसेज मार्केट सबके अंदर जो है वो प्राइसेस और डिमांड और सप्लाई और जो मार्केट फोर्सेस हैं वो एडजस्टमेंट करती हैं। wherein wages and prices are flexible to get equilibrium quickly, so there is no concept of short run। जो क्लासिकल स्कूल थॉट है उसमें प्राइसेस क्विकली एडजस्ट होती हैं, इसलिए शॉर्ट रन का कंसेप्ट नहीं है। लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस साइकिल्स, कैपिटलिस्ट इकॉनमी लाइक अमेरिका एट्सेट्रा, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है जो कि कीन्जियन स्कूल ऑफ थॉट का भी कहलाता है। 1936 में कीन्स ने एक बुक लिखी जिसका नाम था दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी
वो उस वक्त ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था और उसमें उसने जो कंसेप्ट दिया वो क्लासिकल के उल्ट दिया, यानी इसने कहा सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। और चूँकि डिप्रेशन था तो इसलिए इसकी इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा सराहा गया। कीन्स ने ग्रेट डिप्रेशन में इनविजिबल हैंड और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट को चैलेंज किया और क्लासिकल पर तनकीद की। बेरोज़गारी की बुलंद शरह से निपटने के लिए वेज और प्राइस रिजिडिटी का तस्वर दिया। इसने क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से मुख्तलिफ ख्याल पेश किया कि कीमतें मार्केट को इक्विलिब्रियम पर फौरी नहीं लाती, बल्कि वक्त इसलिए लगता है क्योंकि सप्लाई और डिमांड में फ़र्क होता है। और बेरोज़गारी भी इसलिए पैदा होती है कि वेज और प्राइस का वो लेवल नहीं होता जिस पर फर्म्स लेबर फोर्स को नौकरी देना चाहती है। इसने कहा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना ज़रूरी है और बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में इजाफा होना चाहिए ताकि डिमांड बढ़ने से आउटपुट बढ़ती जाए और फर्म ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करे। इस तरह लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा देने से यानी मनी सप्लाई बढ़ाने से भी डिमांड बढ़ाई जा सकती है। इस तरीके से आउटपुट बढ़ेगी और बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। 1970 तक इसकी बातें ठीक लगती रही, लेकिन 1970 में स्टैग इन्फ्लेशन यानी हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमेरिका में हुआ तो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट कीन्स की थ्योरी के वेजेस और प्राइसेस मार्केट में एडजस्टमेंट का फैक्टर होती हैं पर तनकीद की और उन्होंने कहा कि इस कि कोई फाउंडेशन नहीं है जिस पर कीन्स ने थ्योरेटिकल फाउंडेशन अपनी थ्योरी के लिए तैयार की, जिसमें अब स्टैग इन्फ्लेशन का भी हल दिया गया है। और इसी तरह से क्लासिकल ने भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के नज़रिए को इम्प्रूव किया और इस तरह से जब 1970 के बाद ग्रेट डिप्रेशन आया और स्टैग इन्फ्लेशन आया तो उस वक्त क्लासिकल्स वालों ने भी अपनी थ्योरी को इम्प्रूव किया और न्यू क्लासिकल्स वालों ने भी अपनी थ्योरी को दोबारा से रीविज़िट करते हुए इम्प्रूव किया। 1970 के स्टैग इन्फ्लेशन के बाद यूनिफॉर्म अप्रोच सामने आई जिसमें 3 ऐसे पॉइंट से या 4 ऐसे पॉइंट से जिस पे ये क्लासिकल न्यू क्लासिकल वाले आके इकट्ठे हो गए। इसमें जो पहला पॉइंट था वो ये देखा इनविजिबल हैंड फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट इंटरेक्ट इन ऑल मार्केट्स, ये फाइनेंशियल मार्केट्स, गुड्स मार्केट, लेबर मार्केट और सर्विसेज मार्केट के अंदर यानी इनविजिबल हैंड भी होता है लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशन सिर्फ रेगुलेटरी हद तक होती है और बेसिकली तो फॉर्म्स और इंडिविजुअल्स और इनके साथ गवर्नमेंट फिर इंटरेक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे आके ये सब एक जगह पे एक पॉइंट पे इकट्ठे हो गए। दूसरा जो इनका पॉइंट था जिस पे दोनों क्लासिकल न्यू क्लासिकल वाले इकट्ठे हुए वो ये था कि बॉटम अप अप्रोच, के बॉटम अप जो वहाँ के लोग होते हैं वहाँ से एक चीज़ सामने आती है और फिर वो एग्रीगेशन की तरफ जाती है। तो तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि प्राइस और वेजेस फ्लेक्सिबल इन लॉन्ग रन, यानी शॉर्ट रन तो न्यू क्लासिकल वाले ने लहदा से एक आइडिया निकाला था ना, जो क्लासिकल वाले हैं उनके पास तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का डिफरेंस कोई नहीं है। और अगर हम अपनी तमाम तर डिस्कशंस को कंक्लूड करते हुए इसके आखिरी पॉइंट पे जाएं यूनिफॉर्म अप्रोच की, तो उसमें यह है कि बेसिकली क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट और न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के दरमियान जो डिफरेंस है वो शॉर्ट रन का है, क्योंकि लॉन्ग रन पे दोनों इकट्ठे हैं। लेकिन न्यू क्लासिकल के अंदर शॉर्ट रन पीरियड अलहदा है जिसमें प्राइसेस तेज़ी के साथ फ्लेक्सिबली एडजस्ट नहीं होती। 160 साल के बाद जब न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के बानी कीन्स ने अपनी किताब लिखी तो उसने जो 1776 में एडम स्मिथ ने क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी उसकी निगेशन इसी शॉर्ट रन पीरियड के अंदर जाकी कि लॉन्ग रन के अंदर तो प्राइसेस फ्लेक्सिबल होती हैं लेकिन वहाँ शॉर्ट रन पीरियड ऐसा ज़रूर मौजूद होता है कि जिसके अंदर प्राइसेस फ्लेक्सिबली एडजस्टमेंट मार्केट क्लियरिंग नहीं कर रही होती। तो इसलिए जो लास्ट पॉइंट वो यही है कि कंपैरिजन ऑफ बोथ स्कूल ऑफ थॉट्स इन शॉर्ट रन, और ये जो मार्केट और माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन था जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स की तरफ से हमने किया, फिर इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके हिसाब से किया और इश्यूज़ के एतबार से हमने किया।